हेलो गाइस, मैं हूं करण रहा हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सत्य का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस ऑडियो बुक 1 का शुभारंभ, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टार्ट करने वाले हैं। ये है इसकी ऑडियो बुक 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम को देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि किसी इंसान का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हर एस्पेक्ट में हेल्दी होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। मतलब अगर कोई मेल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो उसके पास सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सारे के फिर कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। तीसरा जो है हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन होना चाहिए। और यही तीनों एस्पेक्ट्स फीमेल पे भी इंक्लूड होते हैं। अब चैप्टर को पढ़ते हैं। You have learned about human reproductive system and its function in chapter 3. चैप्टर 3 में हमने human reproductive system और उससे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। Now let's discuss a closely related topic, reproductive health. अब एक बहुत ही क्लोज रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करते हैं। What do we understand by this term? इस टर्म से हमें क्या मतलब पड़ता है? यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका सिंपल और नॉर्मल फंक्शनिंग होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। द टर्म सिंपली रिफर टू अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शनिंग। However, it is a broader perspective and include the emotional and social aspect of reproduction. अब देखो, कई बार क्या होता है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन हमें कई डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV, एड्स। तो अगर हम सोसाइटी में हमारी मान लो कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी पब्लिक है, अगर हम सोसाइटी में अपने ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो अगर 2 केसेस में अज्यूम करूं, अगर पहला केस कि हमें मान लो कैंसर हुआ है, अगर हम सोसाइटी में ये बात किसी को बताएंगे, ठीक है, पब्लिकली डिस्कस करना चाहेंगे, तो लोग बहुत ही लाइटली लेंगे या फिर लोग उसके प्रति बहुत बड़ा तोप टाइप का रिएक्शन नहीं देंगे कि अरे बाप रे, इसको कैंसर कैसे हो गया, ज़रूर कुछ किया होगा। ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे, अरे आपको कैंसर हो गया है, कोई बात नहीं, आप ऐसा ऐसा कीजिए, इस डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। यानी कि आगे से होके अच्छे से मदद करना चाहेंगे और पॉजिटिव विजन से देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी को सोसाइटी में कहते हो यार मुझे ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई है या मैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हूँ, तो लोग पहले डबल मीनिंग निकालेंगे, नेगेटिव थिंकिंग करेंगे। उसके बाद कहेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे हो सकती है, बाप रे, और वगैरह वगैरह। तो ऐसी सोसाइटी का होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव डिजीज़ से सफ़र कर रहे पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जो होता है डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि इसी पब्लिक के डर की वजह से कई लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है उसको छुपाते हैं। इवन वो डॉक्टर्स को बताने से डरते हैं और बिना इलाज के उससे सफ़र करते रहते हैं। और उससे बड़ी बात, कई बार वो इस डिप्रेशन में आके जो है कई गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या उससे रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग दें, उसको पॉजिटिविटी से फील करें और उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाए कि आपको जो बीमारी हुई है वो एक नॉर्मल बीमारी है, उससे आपका सोशली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपको सब लोग जो है कम्युनिटी में पॉजिटिव विजन से देखेंगे। ठीक है। According to World Health Organization, reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction, physical, emotional, behavioral and social. यानी कि सोशल फिजिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना, इमोशनली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना, बिहेवियरली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना और सोशली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना। WHO के अकॉर्डिंग ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टोटल मीनिंग है। Therefore, society with people having physical and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspect might be called reproductively healthy. यानी कि अगर किसी भी बंदे का related to sex related issues या normal emotional behavioral interaction reproductive organs का functionally और physically healthy है तो हम कहेंगे कि reproductively healthy है. Why is it significant to maintain reproductive health?
रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, एंड व्हाट आर द मेथड टेकन अप टू अचीव इट, और कौन से मेथड्स अपनाए गए हैं नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंटल एजेंसीज द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में सही जानकारी और पॉजिटिव जानकारी फैलाने के लिए। तो देखो, पहली बात कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं रहेंगे, अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको क्लीन नहीं रखेंगे, उनका यूज़ नहीं करेंगे, तो एक तरीके से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि HIV है, एड्स है, कैंसर है, ये होने का खतरा रहता है। ठीक है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो न्यूज़पेपर, रेडियो, मीडिया, स्लोगन्स, इनके ज़रिए, मैगज़ीन, टेलीविज़न के ज़रिए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने की जो है जानकारी फैलाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जो लेडीज़ होती हैं उनमें उनको कहा जाता है, एड्स में दिखाया जाता है कि पीरियड्स के दौरान कपड़ा यूज़ नहीं करते गंदा, जबकि स्टिफ जो कई तरीके के पैड्स आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से हम सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके चलते किसी की जो है डेथ ना हो। देखो, इग्नोरेंस से मत मरो, क्योर से भले ही मर जाओ। देखो, इग्नोर करोगे किसी डिजीज़ को तो पक्का मरोगे, लेकिन अगर क्योर करने की कोशिश करोगे और उसके बाद तुम मरते हो, तो तुमको कम से कम ये अफ़सोस नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की अपने आप को हेल्दी बनाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4.1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। इंडिया जो था, ये पहला था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ उससे रिलेटेड प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाने के लिए नेशनल लेवल पे टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सोशल गोल्स सेट किए, जिसमें था एक 1951 में जो इनिशिएटिव किया था, पीरियोडिकली असेस्ड, कुछ पास्ट डिकेड में, वो था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होती है? These programs are called family planning, were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decade. Improved program covering wider reproduction related area are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care. और ये जो प्रोग्राम था, इसका नाम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर रख दिया गया। Creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facility and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under this program. Reproductively healthy society बनाना और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड किसी भी डिजीज से जो कम्युनिटी है या जो सोसाइटी है उसको फ्री कराना और एक हेल्दी और पॉजिटिव माइंड को डेवलप करना ही इस प्रोग्राम की क्या है, एक तरीके से गोल है। With the help of audio-visual and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among people about reproduction-related aspects. Parent, other close relative, teacher, friend also have a major role in dissemination of the above information. Introducing of sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage child from believing in myth and having misconception about sex related aspect. जितने भी बच्चे होते हैं जिनको सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में जनरली प्यूबर्टी की एज में बिटवीन 12 to 18 ईयर्स की एज में गलत विचार आ जाते हैं सेक्स रिलेटेड एजुकेशन के ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, उस केस में स्कूल को सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में पढ़ाना चाहिए, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लेकिन इतना कि बच्चे समझ जाएं कि ये सही बात है या गलत बात है, इसके हार्म्स क्या हैं और इसके जो है डिसहार्म्स और डिसएडवांटेजेस क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, क्लोज रिलेटिव्स अपना मेजर रोल अदा कर सकते हैं किसी को सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में करेक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन देने के मामले में। और कई मिथ होती हैं जो मिसकंसेप्शन पैदा करती हैं कई यंग माइंड्स के अंदर की सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ये इसके लिए नहीं उसके लिए होता है, तो उससे भी उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देना और राइट डायरेक्शन में गाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। आगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड
changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. ठीक है, related changes, adolescence related changes, reproductive organs related changes, sexually transmitted disease, AIDS, hygienic sexual practice के बारे में सब एक यंग माइंड को बताना चाहिए जो कि ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जो है सफ़र कर रहे हैं. Educating people, especially fertile couple and those in marriageable age group, about available birth control option, care of pregnant mother, postnatal care of mother, child importance of breastfeeding, equal opportunity for male and female child. उसके अलावा सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जो बड़े होते हैं, देखो पहले की जो मानसिकता थी, आज की मानसिकता बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ. पहले की जो मानसिकता थी लोगों की वो ये थी कि हमें लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए एज अ चाइल्ड. अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती थी तो कहते थे अगर वो लड़का होता था तो उसको पैदा होने देते थे, और लड़की होती थी तो उसको पेट में ही मार देते थे. ये तुम लोगों को बहुत बेसिकली पता होगा. इसके लिए सेफ गर्ल चाइल्ड के बारे में भी अभी रिसेंटली आंदोलन वगैरह भी हुआ है. तो जो मैरिज कपल हैं या जिनकी मैरिज होने वाली है, उनको सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में सारी जानकारी होनी चाहिए. कैसी जानकारी? कि पोस्टनेटल केयर कैसे करें मदर और चाइल्ड की, यानी प्रेगनेंसी के बाद बच्चे और माँ का कैसे ध्यान रखें. बर्थ कंट्रोल ऑप्शन क्या है, जिसमें कॉन्डोम, सर्जिकल मेथड, नेचुरल बैरियर मेथड्स और कई सारे मेथड्स आ जाते हैं. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी बाय चांस किसी कपल के बीच हो गई है अंडर द एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स, जिसमें वो खुद अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में अच्छे नहीं है, वेल्दी नहीं है, तो वो टर्मिनेशन कैसे करवा सकते हैं. या अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कि ऑलरेडी हमारे 2 बच्चे हैं, हमें ये एक और नहीं चाहिए, उसको टर्मिनेट कैसे करा सकते हैं, इसके बारे में. और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग का जो पोस्टनेटल केयर के बाद चाइल्ड को फर्स्ट मिल्क मिलता है मदर का, जिसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, और उसमें एक इम्यूनिटी पाई जाती है IgA. और ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो पता होना चाहिए. इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड को रिलेटेड टू द बर्थ एस्पेक्ट, यानी कि ऐसा नहीं कि मेल से तो उन्हीं को पैदा करो, फीमेल्स को मारते जाओ, फीमेल फिटिसाइड करो. नहीं, फीमेल्स को भी सेम राइट है टू टेक बर्थ इन दिस मदरलैंड. आगे बढ़ते हैं. Would address the importance of bringing up socially conscious healthy family of desired size. Awareness of problem due to uncontrolled population growth, social evil like sex abuse and sex related crime, etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. उसके अलावा जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, यानी कि जो पूरे अपना वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि एक फैमिली में एक फादर एक मदर के साथ 4 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे ऐसे होते थे पहले के टाइम में. 10-15 नहीं, मतलब 50-60 साल पहले एक फैमिली में 6-6 बच्चे होते थे. लेकिन अब क्या हुआ? फैमिली प्लानिंग आ गई. फैमिली प्लानिंग से क्या हुआ? एक फैमिली में मैक्सिमम 2 बच्चे रह सकते हैं, जिसके बारे में लोगों को पता चले, इसके लिए एक स्लोगन बनाया है जिसमें एक फादर रहते हैं, उनके बाजू में एक गर्ल चाइल्ड रहती है, गर्ल चाइल्ड के बाजू में उसका ब्रदर रहता है, और ब्रदर के बाजू एक मदर रहती है, और दोनों बच्चों के हाथ में एक बोर्ड होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, नहीं, मदर और फादर के हाथ में बोर्ड होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है हम 2 हमारे 2, यानी कि we 2 are 2. ठीक है, इस तरीके के कई मेजर्स हैं जो कि लिए जाने चाहिए टू कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन. दूसरा, सोशल इविल, जो सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं जिनसे रिलेटेड कई टॉपिक्स बन चुके हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये गलत है. अगर किसी के साथ होता है तो उसको अब्यूज़ ना किया जाए, उसको डिप्रेस ना किया जाए, उसको ये बोल के सोसाइटी से ना निकाला जाए कि वो एक सेक्स रिलेटेड डिजीज़ से सफ़र कर रही है या कर रही है. ठीक है, तो इस तरीके से सोसाइटी को भी सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स और सेक्स अब्यूज़ के केस में
जो सोशल इविल्स है उनको कंट्रोल करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में सोचना भी चाहिए एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयरबाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी. Successful implementation of various action plan to attain reproductive health requires strong infrastructural facility. जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है वो कुछ टफ एक्शन को लेने के बाद ही हो सकता है जिससे कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी डेवलप कर सकें प्रोफेशनली, एक्सपर्टीज के थ्रू और मटेरियल सपोर्ट के जरिए. मतलब हमने जो है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कराने के लिए कई मेथड्स निकाले हैं. उसके अलावा प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रोग्राम प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सब चीज़ों में लोगों की अच्छे से केयर की जाए. रिप्रोडक्टिवली उनको ये प्रॉब्लम कैसे क्योर करनी इसके बारे में पता हो, इसके लिए कई इंपॉर्टेंट और बेहतर टेक्निक्स को लाया गया है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजी फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legal check increasing menace of female feticide. Massive child immunization, etc. are program that merit mention in this connection. Amniocentesis क्या होता है? ये एक बहुत ही गलत टेक्निक की तरह यूज़ किया जाता था. असल में एम्नियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेग्नेंट मदर के वूम्ब में जो एम्ब्रियो है उसका एमनियोटिक फ्लूइड निकाल दिया जाता था और उससे चेक किया जाता था कि जो बेबी मदर के वूम्ब में है वो मेल है या फीमेल. पहले के टाइम में इसका क्या यूज़ था? अगर पता चलता था कि ये मेल है तो उसको आने देते थे, पैदा होने देते थे, लेकिन अगर फीमेल होती थी तो उसको मार देते थे. ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है. अब ये सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन के अकॉर्डिंग ही हो सकता है और अगर कोई भी इसका इलीगल यूज़ करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है. उसके अलावा ये जो एम्नियोसेंटेसिस है, अब इसका यूज़ क्यों होता है? किसी जेनेटिक बीमारी का पता लगाने के लिए, कोई फिजिकल डिसऑर्डर है क्या बेबी को, ये पता लगाने के लिए, जो बेबी बॉर्न होने वाला है, इस दुनिया में आने वाला है, उसके बर्थ के टाइम मदर या बेबी में से किसी को खतरा तो नहीं. क्योंकि कई बार क्या होता था, जब साइंस डेवलप्ड नहीं था तब जो दाइयाँ होती थी वो पहले बच्चे पैदा करवाती थी, यानी कि उनको उतनी नॉलेज नहीं रहती थी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उससे माँ को या बच्चे को क्या खतरा है. लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर ये बेबी कोई कपल कंसीव करता है तो उससे मदर को या बेबी को किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होगी. क्योंकि कई केसेस में पहले क्या होता था, हालांकि हॉस्पिटल होने के बाद कई बार ऐसा होता था कि डिलीवरी के बाद मदर या चाइल्ड दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती थी या दोनों की डेथ हो जाती थी. तो इन जैसे जो ऐसे टाइप की केसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए जो है तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ को डेवलप किया गया है और एम्नियोसेंटेसिस को बैन किया गया है. अब ये एक इलीगल एक्शन माना जाता है अगर गलत काम के लिए यूज़ किया गया है तो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन एम्नियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग fetus is taken out to analyze the fetal cell and dissolve substance. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorder such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of the fetus. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones. Do you know that Saheli, new oral contraceptive for female, was developed by scientists at Central Drug Research Institute in Lucknow? Better awareness about sex-related matter, increased number of medical assisted delivery, and better postnatal care, leading to decreased maternal and infant mortality rate, increased number of couple with small family, better detection and cure of STD, and overall increased medical facility for all sex-related problems, etc. all indicate improved reproductively healthy society. यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, पोस्टनेटल केयर है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी, सही जानकारी, हेल्दी सोसाइटी डेवलप करना ही, अवेयरनेस फैलाना ही हमारा काम है.
और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सहेली नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड निकाला है जो कि फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं टू डिले द प्रेगनेंसी, नॉट टू अबॉर्ट बट टू डिले द प्रेगनेंसी। ये ज़्यादातर अर्बन और रूरल एरियाज़ की जो फीमेल्स हैं वो लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। 4.2 population stabilization and birth control. In last century and all round development in various fields significantly improved the quality of life of people. बहुत सेंचुरीज के बाद, कई सेंचुरीज के बाद जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है कई फील्ड में, उसने हमारे जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ किया है. However, increased health facility along with better living condition had an explosive impact on the growth of population. लेकिन इसका एक इम्पैक्ट भी पड़ा है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसमें सडन इंक्रीज आया यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है. वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन in 1900 rocketed to about 6 billion in 2000. यानी 1900 में जो पॉपुलेशन 2 बिलियन थी वो अगले 10 साल में यानी 2000 तक, ईयर 2000 तक 6 बिलियन को क्रॉस कर गई. और 2011 का डेटा बताता है कि हमारी पॉपुलेशन करंटली 7.2 बिलियन है वर्ल्ड की. Similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate, as well as the increase in number of people in reproducible age are probable reason for this. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसके साथ जो डेथ रेट, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बर्थ रेट जो है इनके इंक्रीमेंट की वजह से और रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के प्रोबेबल रीजन की वजह से जो है पॉपुलेशन का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to 2011 census report, population growth rate was less than 2%. That 20 by 1000 by year, a rate at which a population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, that food, shelter, clothing, in spite of significant progress made in those area. ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से खाने की, पीने की, शेल्टर की, जॉब्स की और रहने की, लिविंग की सब चीज़ों में तंगी आ सकती है, यानी कि कटौती हो सकती है या लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है. इसीलिए इस अलार्मिंग कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सीरियस मेजर लिया है ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सके. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. जितनी भी छोटी फैमिलीज हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करने की जो सलाह दी जाए. यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट इन मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल्स etc. showing a happy family couple with 2 children with the slogan "हम दो हमारे दो, we two are two." Many couple, mostly the young urban working one, have even adopted an one-child norm. Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and male of 21 years, and incentive given to the couple with small family are two of the other measures taken to tackle this problem. ठीक है, यानी कि सही तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करके फैमिली को कंट्रोल करना और उसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनका यूज़ करना. साथ ही साथ जो एज ग्रुप है, जिस एज में शादी हो सकती है, फीमेल के लिए 18, मेल के लिए 21 कर दी गई है. उसके अलावा छोटी फैमिलीज बसाने के लिए स्लोगन बनाए गए हैं और जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कई और तरीके आजमाए गए हैं. एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, easily available, effective and reversible with no or least side effect. कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? अनवांटेड प्रेगनेंसीज को डिले करने के लिए या जो प्रेगनेंसीज अचीव कर ली हैं उनको टर्मिनेट करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं. अगर कोई कपल है जिसको
21 की एज ग्रुप में बेबी कंसीव हो गया है, लेकिन वो इकोनॉमिकली हेल्दी नहीं है, तो अगर वो चाहे कि हमें बेबी अबॉर्ट कराना है तो वो क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर सर्जिकल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। नहीं, सर्जिकल मेथड्स का तो नहीं, मतलब MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई कपल चाहता है कि ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन हमें बेबी कंसीव ना हो, तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, IUDs है, बैरियर है, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं, इम्प्लांट्स है, इंजेक्टेबल्स हैं, इन सब का यूज़ किया जा सकता है, जिनमें से कुछ टेम्परेरी होते हैं यानी कि रिवर्सिबल और कुछ परमानेंट। पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की। ये टेम्परेरी मेथड्स होते हैं। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ओवम और स्पर्म का मीट ना हो, ओवम और स्पर्म आपस मीट ना करें, इसके लिए ये प्रिंसिपल होता है नेचुरल मेथड का। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इज वन सच मेथड इन विच कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस from day 10 to 17 of menstrual cycle when ovulation could be expected। जो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस है कि 10th और 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होने के यानी फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं, तो 10th और 17th डे तक के बीच कोइटस इंटरप्टस ना करें, यानी कि जो इंसेमिनेशन ना करें। उसके अलावा एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। और इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं। कंसेप्शन कुड therefore by abstaining from coitus during this period conception could be prevented। कैसे? अगर गलती से किसी ने जो है इंसेमिनेशन किया हो ड्यूरिंग द 10th एंड 17th मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में, तो उसको प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं? विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। जो मेल कपल है, जो मेल पार्टनर है, वो अपना पीनिस बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म वेजाइना के ट्रैक्ट से बाहर निकाल ले, ये एक तरीका है। या दूसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन में method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसका एक बेबी कंसीव हो गया है और उसका पार्चुरेशन लैक्टेशन का पीरियड चल रहा है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड, उस समय भी अगर इंसेमिनेशन होता है तो उससे जो ओवुलेशन है उसके चांसेस हट जाते हैं और साइकिल रिपीट नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। Therefore, as long as mother breastfeed the child fully, chance of conception are almost nil। However, this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months following parturition। As no medicine or device are used in this method, side effects are almost nil। Chance of failure though of this method are also high, लेकिन इसके फेलियर होने के चांस भी ज़्यादा है। ये थे नेचुरल मेथड्स। अब बात करते हैं बैरियर मेथड्स की। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर सच एज मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कॉन्डोम्स आर बैरियर made of thin rubber latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female just before coitus so that the ejaculated sperm could not enter the female reproductive tract. This can prevent conception. Nirod is a popular brand of condom for the male. Use of condom has increased in recent years due to additional benefit of protecting the user from contracting STI and AIDS. Both the male and female condom are disposable, can be self-inserted and thereby give privacy to the user। देखो, कॉन्डम्स जो होते हैं ये बैरियर मेथड्स होते हैं जो कि थिन रबर के बने हुए रहते हैं लैटेक्स की शीट के साथ। लैटेक्स की शीट और रबर से मिलके बनते हैं। मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, मेल में कोइटस यानी कि पेनिस को कवर करने के लिए और फीमेल में सर्विक्स को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है। इससे होता क्या है, जब इजैकुलेशन होता है, सीमन निकलना चाहता है पीनस से बाहर, तब जो होता है ड्यू टू द कॉन्डम ऑफ विच हैज़ बीन यूज बाय मेल वो नहीं निकल पाता और वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद जो फीमेल है
उसके ट्रैक्ट में अगर स्पर्म रिलीज हो जाता है तो क्योंकि उसने कॉन्डम यूज़ किया ऑलरेडी, तो अगर उसने कॉन्डम यूज़ किए हैं तो जो कॉन्डम्स हैं वो सर्वाइकल कैप को मतलब सर्वाइकल एरिया को और फैलोपियन ट्यूब वाले एरिया को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी अच्छी बात क्या है इस कॉन्डम की कि ये सेल्फ इंसर्टेड है, यानी कि ये यूज़र को प्राइवेसी देते हैं, यानी कि इसे हॉस्पिटल्स में जाके लगवाने की ज़रूरत नहीं रहती, ये वो खुद ही लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट की। Diaphragm, cervical cap and vault are also barrier made of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus. जो डायफ्राम होते हैं, सर्वाइकल कैप्स होते हैं, वॉल्ट्स होते हैं, ये भी बैरियर्स होते हैं जो कि रबर के बने हुए होते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगाए जाते हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए ड्यूरिंग द कोइटस, यानी कि जब पेनिस वजाइना के अंदर जो है इंसेमिनेशन के लिए स्पर्म रिलीज करता है। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। दे आर रीयूजेबल मतलब कि इनको वापस से यूज किया जा सकता है। एंड स्पर्मिसिडल्स, क्रीम, जेली एंड फोम आर यूजुअली यूज अलॉन्ग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। और क्योंकि इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो एफिशिएंसी वो कम ना हो जाए या ये फेल ना हो जाए काम करने में, इसीलिए इनके साथ हम कई टाइप के स्पर्मिसाइडल, क्रीम, जेली, फोम का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी कम ना हो जाए। अब आईयूडीज के बारे में ऑडियो बुक 2 में बात करेंगे। तो ये थी ऑडियो बुक 1। मिलते हैं ऑडियो बुक 2 में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए 10 से लेकर 12 तक के साइंस के लेक्चर्स के लिए जो कि डिटेल्ड वे में ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं, उनको जाके विजिट करें। बैकग्राउंड में कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार डिस्टर्बेंस कम हो। और 10 से लेकर 12 तक के साइंस के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी सत्र में विजिट करें। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, मेरे ही नाम की आईडी विक्रमादित्य राव के नाम से। और साथ ही साथ जो क्लास 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट वो बन चुकी है और 12th की भी ऑडियो बुक क्लास 12 के नाम की प्लेलिस्ट बन चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में टॉपिक। तब तक स्टे हेल्दी। ओम जय राम एंड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड